नमस्कार, DDN 24 में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं दिन भर की सबसे बड़ी, अहम और भरोसेमंद खबरों के साथ। संसद से लेकर सड़कों तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीमाओं तक और देश से लेकर दुनिया की हर बड़ी हलचल, सब कुछ एक ही बुलेटिन में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल पर 1000 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के एयरबेस भी निशाने पर आए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाकों से शहर दहल गया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 31 लोगों की मौत हुई है और 149 लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद जंग और जटिल हो गई है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी सख्त रुख अपनाया है। इन देशों ने कहा है कि वे अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे। इससे युद्ध का दायरा वैश्विक स्तर पर बढ़ता दिख रहा है। खामेनेई के निधन के बाद श्रीनगर में बंद का आह्वान किया गया। कई बाजार बंद रहे और लोगों ने शोक जताया। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने की अपील की और हिंसा रोकने की जरूरत बताई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईरान पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी शक्ति को सत्ता परिवर्तन का अधिकार नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत को आधिकारिक रूप से दुख और संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। युद्ध की आशंका से शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए और बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 12 रुपए तक बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान पर किए गए हमलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लाउड सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इससे आधुनिक युद्ध तकनीक पर नई बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष तेज हो गया है। नूर खान और बगराम एयरबेस पर हमलों के दावे किए गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर एयर स्पेस उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। रूस ने यूक्रेन में दनेस्क और खार्किव क्षेत्रों में हमले तेज कर दिए हैं। ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने से हालात और गंभीर हो गए हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री महाकानी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को रिश्तों में नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। निज्जर विवाद के बाद दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन अब सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। व्यापार और असैन्य परमाणु सहयोग पर चर्चा हुई। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी DGFI के प्रमुख कैसर चौधरी भारत पहुंचे। इसे द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए नेपाल ने आपात राहत दल का गठन किया है। सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के बाद मथुआ समुदाय के लाखों नाम मतदाता सूची से हटने पर राजनीतिक बवाल मचा है। चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। AI इम्पैक्ट समिट प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को कांग्रेस बड़ी राहत मान रही है। इटावा मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव का नाम न लेने पर सपा ने डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक पर निशाना साधा है। डिंपल यादव को निमंत्रण न देने पर भी विवाद बढ़ा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। IPAC के साथ रणनीतिक समझौता किया गया है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ लोग जीवन जीते हैं और कुछ केवल उसे देखते रहते हैं। उनका बयान चर्चा में है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने नए चुनाव की तैयारी का ऐलान किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक सड़कों पर उतरे। लूला सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रोविडेंट फंड पर 8.25% ब्याज दर तय की है। नौकरी पेशा लोगों को राहत मिली है। लेबनान हमले के बाद खाड़ी देशों में हाई अलर्ट जारी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन ईरान ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि जंग के हालात में वह फीफा विश्व कप का बहिष्कार कर सकता है। खेल जगत पर भी संकट के बादल हैं। डी केरल स्टोरी 2 ने तीसरे दिन 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उछाल नहीं मिला।
राजपाल यादव ने प्रियदर्शन की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि वे शिक्षित हैं और आरोप निराधार हैं। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में ऐसे जीवों का जिक्र है जो पारंपरिक तरीके से नहीं सोते। मकड़ियां, डॉल्फिन के बच्चे और कुछ उभयचर जीवों की जीवन शैली चर्चा में है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए DDN 24 के साथ, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझी और परखी भी जाती है। कल सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों और अहम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।